नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश देख रहे हैं आप। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर और राम मंदिर का मुद्दा उठाया है और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया है। सख्त जवाब देते हुए भारत ने ये कहा कि मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर उसे बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि पाकिस्तान का इन सभी पहलुओं पर सबसे संदिग्ध और खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान के मुनीर अकरम की ओर से कश्मीर नागरिकता अधिनियम और राम मंदिर के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए भारत को घेरने की कोशिश की गई थी। इसका जवाब देते हुए रुचिरा कंबोज की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सदस्य देशों के लिए शांति की वास्तविक संस्कृति को बढ़ावा देने और दुनिया को एकजुट परिवार के रूप में देखने के लिए सक्रिय रूप से मिलकर काम करना आवश्यक है। लेकिन आतंक इसमें बड़ी अड़चन है। आतंकवाद शांति की संस्कृति और सभी धर्मों की मूल शिक्षाओं का सीधा विरोध है, जो करुणा और सह अस्तित्व की वकालत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने आप में सभी पहलुओं पर सबसे संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। कंबोज ने कहा कि भारत न केवल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का जन्म स्थान है, बल्कि इस्लाम, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म का भी गढ़ है। भारत धार्मिक तौर पर सताए गए लोगों के लिए ऐतिहासिक रूप से शरण स्थली रहा है। भारत अपनी धार्मिक और भाषाई विविधता के साथ सह अस्तित्व का प्रमाण है। लेकिन पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है। पाकिस्तान में हिंदुओं से अत्याचार के आंकड़े डरावने हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को बंदूक की नोक पर अगवा करना, बलात्कार, जबरन मजहब तब्दील, निकाह के नाम पर जिस्म फरोशी कराने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मंदिरों को गिराया जा रहा है। मानवाधिकार के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब देशों में शामिल है। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और मुद्दा भारत के खिलाफ उठा रहा है और खुद अपने ही देश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार हो रहा है उसे कहीं न कहीं नजरअंदाज कर रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जिस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं वो आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। वो आंकड़े इस तरह के हैं कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, बाकी के धर्मों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। तो चलिए इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है संजीव जी। संजीव जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। वो देश जो देश खुद अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार, उनका हक नहीं दे पा रहा है, वो यूएन में जाकर इस बात को उठा रहा है, राम मंदिर को उठा रहा है, कश्मीर की बात कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को किस तरह से भारत की तरफ से चुनौती दी जा सकती है? क्योंकि देखिए हिंदुओं का जो उत्पीड़न है इसकी खबर लगातार आ रही है। ये आज का मामला नहीं है। हिंदुओं का उत्पीड़न हो और तमाम धर्मों के लोगों का उत्पीड़न हो, ये बहुत वक्त से हम सुनते चले आ रहे हैं। ऐसे में सर क्या लगता है इसका राजनयिक हल क्या हो सकता है? इस मामले में यूएन में भी हमेशा बातचीत होती रही, तो क्या इस मसले में बातचीत का स्कोप रह गया है कि बातचीत से ये मसला सुलझ पाए? देखिए वक्ता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, ये अपनी जनता का ध्यान वहां के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान की जो दयनीय जो स्थिति है उससे भटकाने के लिए और अपनी स्किन्स को बचाने के लिए, अपने राजनीति को बनाए रखने के लिए वो इस तरीके के भारत विरोधी बयान देते हैं। वो अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए वो भारत विरोध का सहारा लेते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की जो किरकिरी होती है, पाकिस्तान जो आतंकवाद का एपी सेंटर के रूप में जाना जाता है, उस पर ध्यान भटकाने के लिए वो भारत के आंतरिक मामले, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का जो विषय है, भारत का आंतरिक विषय है, इसके ऊपर वो जो है तमाम तरीके की
बयानबाजियां करते हैं। और जाहिर है कि वो भारत में जो एक सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है और इतने बेहतर तरीके से आपसी समझदारी के साथ एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर था। और ये सभी समुदायों के कोर्ट के माध्यम से और सभी समुदायों की सहमति के माध्यम से ये राम मंदिर का निर्माण कर लिया गया है। लेकिन इस विषय को भी एक सांप्रदायिक रूप देने के लिए पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग कर रहा है और ये कभी भी स्वीकार नहीं होगा। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान वर्तमान समय में आप अगर देखें तो वहां पर जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है वो सबसे ज्यादा दयनीय है। चाहे वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो इथनिक माइनॉरिटीज हों या धार्मिक अल्पसंख्यक हों, सभी जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाता है। और इसी वजह से आज देखिए तो पाकिस्तान विखंडन की कगार पे है। पाकिस्तान में अनेक, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो हजारा हो, बलूच हो, कश्मीरी हो और सिंधी हो, उसके साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। वहां पे हिंदू और जो सिख और क्रिश्चियंस की क्या दुर्गति होती है ये जग जाहिर है। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो एक सुन्नी पंजाबी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान को विभाजित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है और ये इस बात को कहीं कहीं उनके अंदर भय है। इसी वजह से उस भय को छुपाने के लिए और जनता का ध्यान उन मुद्दों से भटकाने के लिए, यदि आप देखिए आर्थिक स्थिति की अगर बात करें, 1 मिनट मुझे और दीजिएगा वक्त, आर्थिक स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान बैंकरप्सी की कगार पे है। अभी उसे हर वर्ष उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाना पड़ता है। 24वीं बार भी वो अब जाने की तैयारी कर रहा है। और जाहिर है कि अगर पाकिस्तान की सुरक्षा संबंधी हालातों की बात करें तो ये जो आतंकी पाकिस्तान ने पाल रखे थे ये आतंकी अब भस्मासुर बन चुके हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान में वैसा ही शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। और इसके लिए वो पाकिस्तान के जो वास्तविक हुक्मरान है, जो वहाँ की आर्मी और आईएसआई है, उसके ऊपर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं और उनकी जो मंशा है वो पूरे पाकिस्तान पे अपना शासन करने की है। तो पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट हर जगह से है, चाहे वो आर्थिक रूप से देखिए, चाहे वो सामरिक रूप से देखिए और राजनीतिक रूप से आप देख ही रहे हैं वहाँ पर कितने फ्रॉड इलेक्शन कराए गए। इमरान खान जो वहाँ के सबसे पॉपुलर लीडर हैं वो जेल में है, उनके ऊपर केसेस की संख्या 150 हो चुकी है, जबकि नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो लगातार कम होते गए हैं और उनके परिवार के सदस्य जो सत्ता में बैठ गए हैं। तो ये जो पाकिस्तान की जो दिखावे की जमहूरियत है और पाकिस्तान की जो तंगहाली, बदहाली, गुर्बत और हर तरीके की लाचारी है, उससे वहाँ के शासक जनता को भटकाना चाहते हैं और उसके लिए वो भारत के एजेंडे का इस्तेमाल करते हैं, भारत विरोध का इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान जहाँ उसको कोई सफलता नहीं मिलने वाली, उसे कोई नहीं सुनने जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद के विषय पर पूरी विश्व में कुख्यात राष्ट्र है, सिर्फ बदनाम ही नहीं है, वो कुख्यात राष्ट्र है। और जाहिर है कि उसके शब्दों को कोई गंभीरता से नहीं लेगा और भारत के विरुद्ध किसी तरीके का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा जो किया जा रहा है कहीं से भी उसको कोई सफलता नहीं मिलने वाली। ठीक है रतन तिवारी जी, देखिए ये जो हिंदू उत्पीड़न के जो मामले हैं लगातार चलते आ रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर की अगर बात की जाए तो इस चार्टर में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का पालन करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंदू उत्पीड़न किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती से उनका मजहब बदलवाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को और महिलाओं को पकड़ पकड़ कर जबरन ये बयान दिलाए जाते हैं और वो अपनी रजामंदी से हिंदू धर्म छोड़ रही हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर, हिंदू उत्पीड़न को लेकर क्या काम किया? कहां तक कांग्रेस पार्टी ने इसे सुलझाने की कोशिश की? बातचीत से मामला सुलझाया जा रहा है अब की सरकार में, लेकिन पिछली बात करें तो आपने इसके ऊपर क्या कदम उठाए, क्या करने की कोशिश की? आज भारत इस मुकाम पर खड़ा है तो आपने इसमें क्या सहयोग किया? देखिए वक्ता जी, कांग्रेस पार्टी के योगदान को पूरा देश जानता है। नहीं सर, इस मुद्दे पर बात कीजिए, वो योगदान जितना भी होगा बाद में डिस्कस करेंगे सर। नहीं, योगदान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जो हो रहा है हम उसके कभी समर्थन नहीं रहे हैं और न समर्थक बनेंगे। आपको पता होगा, पूरे देश को पता होगा, पाकिस्तान को 2 बार घुटने के बगल अगर कोई खड़ा किया तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंदिरा गांधी की सोच थी। वो बांग्लादेश को अगर हमने अलग करके आजाद करा दिया, पाकिस्तान को
चीर के वो इंदिरा गांधी की ताकत थी, कांग्रेस पार्टी की। उसके अलग होने से कोई फायदा पहुंच पाया? बांग्लादेश में भी तो यही चीजें देखने को मिल रही हैं, पलायन पर पलायन चल रहा है। जहां पर 25% हिंदुओं की आबादी होती थी, आज 2-2.5% रह गई है। सर, क्यों रह गई है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो प्रतिशत वो घट रहा है, लोग अपने धर्म को जबरन वहाँ पे बदलवाया जा रहा है, वो सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन मैंने पहले कहा, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। यूएन में ये मामला गया है, हम तो अभी विपक्ष की भूमिका में है। निश्चित तौर पे अगर हमारी सरकार 2024 में बनती है तो इस पे हम पूरी मतलब फ्रंट पे आके हम बैटिंग करेंगे। क्या करेंगे? और हमारे जो हिंदू हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। उनके साथ ऐसी घटनाएं बिल्कुल न घटे। नहीं, क्या करेंगे सर? आपने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे करने की। कौन से ऐसे कदम उठाएंगे, कौन सी ऐसी नई रणनीति लेकर आएंगे कि ये बंद हो जाए? इतने सालों में तो आपने कुछ करने की कोशिश की नहीं। देखिए, यूएन में मामला जब गया है तो वहाँ पे मामला क्या है, हमारी सरकार बनेगी, हमारे जो कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री जो बनेंगे इस मुद्दे को उठाएंगे। निश्चित तौर पे मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन जब आपकी सरकार बनेगी, बहुत बढ़िया बात है रतन तिवारी जी, आप इसमें अपना योगदान देंगे और देना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और उसका ये दायित्व बनता है कि वो जनता के लिए, जो प्रताड़ित लोग हैं उनके लिए काम करे। लेकिन जब फिलहाल सत्ता पक्ष में बैठी सरकार इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, सीए लाकर इस समस्या को सुलझाना चाहती है, तो आप इस पर इतना विरोध क्यों जताते हैं? इससे फिर आपको इतनी आपत्ति क्यों आ जाती है कि सीए नहीं लागू होने देंगे, ये हमारे देश में रह रहे मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है? क्यों इस तरह के भाषण सामने आते हैं? फिर आप ये बताइए कि आज हमारे देश में कानून बनने के बाद भी बहुत से घुसपैठिए हमारे भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आते हैं। जब हम इस पे कानून बना देंगे तो ये मान के चलिए कि घुसपैठिए बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तान से, बांग्लादेश में हमारे भारत में आएंगे, तो उसका खामियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ेगा। आज भारत में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ पे लोगों को हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हम वहाँ पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लोगों को अपने भारत में बुला के रोजगार कैसे देंगे? महंगाई कैसे तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना। मामले को लेकर हमने विरोध किया है। सिर्फ नागरिकता देने की बात ही तो रह गई है कि उन्हें जांचा जाएगा, परखा जाएगा, जो बहुत पहले से 2014 से की बात की गई है, जो रह रहे हैं उनको देखा जाएगा, उन्हें नागरिकता दी जाएगी, ना कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। तो आप इस पर विरोध क्यों जताते हैं सर? इतना बताइए। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आज इतना बड़ा कठोर कानून होने के बावजूद भी हमारे भारत में घुसपैठी आ जाते हैं। जब हम कानून बना लेंगे तो आप मान के चलिए रास्ता जो है 80% क्लियर हो जाएगा लोगों का आने का। तो इसका विरोध है। बाकी हिंदुओं का हम विरोध नहीं कर सकते। हिंदू हमारे भारत की ताकत है, हमारे भारत के एक निष्ठ लोग हैं, और हमारी सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए हम कुछ न कुछ कठोर कदम उठाएंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। प्रदीप जी, आपको लग रहा है जिस तरीके के कानून आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, सीए को लेकर लगातार बयान आते हैं कि सीए से समस्या का समाधान जहां तक हो सकता है, लगातार इस बात पर भी अमित शाह ने कहा है कि जो पीओके है वो भी हमारा, वहां के हिंदू भी हमारे और वहां के मुसलमान भी हमारे, ये खुलकर उन्होंने कहा है। ऐसे में लगता है कि ये दलील देने के बाद आप उस काम को कर पाएंगे? इंटरनेशनल लॉ इसमें बीच में नहीं आएगा, आप वहां तक पहुंच सकते हैं और कब्जा कर सकते हैं पीओके पर भी? तो ये सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमें कब्जा नहीं करना है, वो हमारा ही क्षेत्र है। जब जमीन आपकी होती तो उस पर आपको कब्जा नहीं करना होता। हाँ, कुछ इलीगल अगर वहां पे हुआ है और वो किसकी देन है, इस पे आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। बहुत अच्छा विषय है आपके कार्यक्रम का। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि दर्शक भी इस बात को समझ रहे हैं कि जब इस बात पे चर्चा हो रही है तो ये कुकर्म किस कारण से हुए और किसके किए हुए ही दर्शक जानते हैं, जनता जानती है। अब क्या होता है कि देखिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का पंडित जी ने नाम लिया, तो निश्चित ये बात तो सभी जानते हैं कि उनकी एक लीडरशिप थी और बड़ी सशक्त लीडरशिप थी और डंडे की चोट पे वो काम करती थी। आज वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है और उनके वसूलों को मानने वाले लोग न जाने कहाँ चले गए। तो अभी की जो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बड़े ही कुशल और बड़े ही संगठित हाथों में है, हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री। हालांकि ये चुनाव चल रहा है, लेकिन 4 तारीख के बाद भी जब स्थिति आएगी तो उसमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उस समय के जब
विदेश मंत्री होंगे, निश्चित तौर पर कंटिन्यू, मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप देखिए कि विश्व जो है जिस भाषा में समझता है उसमें आज भारत बोल रहा है। आप देखें पिछले 5 वर्षों में जो हमारी विदेश नीति रही है उसके क्या प्रभाव रहे हैं। हम दो देशों के बीच में हो रहे युद्धों को हमने रुकवाया है, फंसे हुए नागरिकों को, सबसे विकसित अर्थव्यवस्था जो है विश्व की, वो तक अपने नागरिकों को कहा है कि अगर आप हैं वहां फंसे हुए तो भारत के उच्चायोग से संपर्क करें, हमारी बात हो गई है, वो आपको सहयोग करेंगे। तो हम आज जो है मांगने वाले, डोजियर देने वाले से आगे चलकर हम काम करने वालों की लाइन में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, मैं देखिए कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही थी कि ये जो हम कानून बना देंगे तो इससे घुसपैठ की जो संभावना है वो और बढ़ जाएगी, तो ऐसे कानून को लाने की क्या जरूरत है? एक्चुअली क्या है ना कि वक्ता जी, आप यदि होमवर्क ठीक से नहीं करके जाते हैं तो अगले दिन क्लास में पिटाई होती है। मैं बचपन में बड़ा पिटा हूँ, इसलिए मैं बड़े ही मजबूती से इस बात को कह सकता हूँ कि व्यक्ति को निकलने से पहले अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। इन लोगों ने कानून को ठीक से पढ़ा नहीं, इन लोगों ने कानून को आधार लेकर के भ्रम फैलाया है। अब देखिए 31 दिसंबर 2014 से पहले के लोग, 31 दिसंबर 2014 से पहले, मैं दोहरा रहा हूँ, ये लोगों के लिए ये कानून बना है और ये नागरिकता देने का कानून है। और इसमें मुसलमानों को छोड़ करके हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध जो वहां पे प्रताड़ित हैं उनको भारत में नागरिकता देने की बात है। जो वहां पे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनको देने की बात है। तो बताइए इसमें कहाँ से घुसपैठी, और घुसपैठी आज ये जग जाहिर है कि घुसपैठी जो आते हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, इसमें तो चर्चा की कोई बात नहीं है। अब अगर इनको भ्रम में रहना है, इनको भ्रम ही फैलाना है, तो उससे क्या किया जा सकता है? आज जागरूकता बढ़ चुकी है, मतदाता बहुत ही जागरूक है। पहले 1972 में की हुई इंदिरा जी की बात की गरीबी को हटाना है और आज राहुल जी की हुई बात की गरीबी को हटाना है, वो सब समझता है। ठीक है, ठीक है। रतन तिवारी जी, देखिए आप कह रहे हैं कि अगर ये कानून बन जाएगा तो घुसपैठियों का जो आना जाना है वो और पुख्ता हो जाएगा। तो अभी कानून नहीं बनने के बाद कौन सा ऐसा काम रुका हुआ है कि घुसपैठी नहीं घुस रहे हैं, आतंकवाद नहीं हो रहा है, लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है? बंगाल को ले लीजिए और तमाम राज्य हैं जहां पर घुसपैठी लगातार घुसते जा रहे हैं, जहां सीमा से सटे हुए राज्य हैं वहां पर तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ना बनने पर और बनने पर आपको क्यों लगता है बहुत फर्क पड़ जाएगा? देखिए वक्ता जी, मुंबई जब ब्लास्ट हुआ था तो मुंबई ब्लास्ट में जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे तो गुजरात से होते हुए आए थे। कहीं न कहीं यह जो समस्या है भारत के लिए बहुत ही विशाल समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। घुसपैठी आते रहे हैं, आज भी आते हैं। आपने देखा होगा कहीं न कहीं पाए जाते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, कभी कहाँ पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इस पे कानून बना देते हैं तो घुसपैठ की जो सिस्टम है बहुत ज्यादा होने लगेगा। और हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम हिंदुओं का, तो मैं आपको पहले ही कह दिया कि हिंदुओं का कोई विरोध नहीं कर रहा है। आप उनको लाइए, लेकिन लाने के पहले जो हमारे देश में हिंदू रह रहे हैं उनके लिए पहले सोचिए, उनको रोजगार दीजिए, उनकी समस्याओं को हल कीजिए, किसानों को मान सम्मान दीजिए, उसके बाद उनका भला कीजिए। ठीक है, हम अपने घर का भला नहीं कर पा रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बैठे लोगों का भला करने की सोच रहे हैं। चलिए ठीक है रतन तिवारी जी, इसीलिए कंफ्यूज है। ठीक है, हमारे साथ संजीव जी भी हैं। संजीव जी, आखिरी सवाल जाते जाते आपसे, बातचीत से ये मसला अगर हल होना होता तो इतने वर्षों में ये हल हो गया होता, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। ऐसे में भारत को इस पर किस तरह का स्टैंड लेने की जरूरत है? क्या इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा तो ये मामला हल हो सकता है? और जिस तरह की बात अमित शाह जी ने कही है उसे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कितना आपको लगता है कि ये जायज हो पाएगा, इस पर आगे कदम उठाया जा सकेगा कि पीओके को हम अपने देश में, भारत देश में मिला पाएं? देखिए वक्ता जी, पहले तो जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के संदर्भ में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाता है, एविडेंस बेस्ड स्टेप लेकर के नहीं दिखाता है, तब तक पाकिस्तान से बातचीत तक भी नहीं हो सकती। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो नया भारत है उसकी आतंकवाद के प्रति नीति जीरो टॉलरेंस की है। ठीक है, और जहां तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का प्रश्न है तो वो भारत की टेरिटरी है, वो भारत के लोग हैं और जाहिर है कि उनका
भारत में कब विलय होगा, यही एकमात्र इशू बचा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर का जो विषय है भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में एकमात्र जो इशू बचा हुआ है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है, जो कि मेरा मानना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के अंदर जो असंतोष है, जो गुस्सा है, और उसमें एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो कि भारत की वास्तविक टेरिटरी है, वहां पर भी भारत अपना ज्यूरिडिक्शन हासिल करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।